नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जो हमारा बेसिक चैप्टर था सिंपल मैकेनिज्म, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो सिंपल मैकेनिज्म, सरल यंत्र विन्यास, वह तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप वहाँ से शुरुआत क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ईयर वाइज सिस्टम था तब यह चैप्टर आपके सिलेबस में था, लेकिन जब सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया तब ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो अपना सब्जेक्ट है टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपने सिलेबस में नहीं होने के बावजूद अपन को वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और इस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट की शुरुआत भी उसी चैप्टर से की है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चैप्टर को अपन नहीं पढ़ेंगे तो अपन को ये सब्जेक्ट टॉम थ्योरी ऑफ मशीन समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि दोस्तों, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन, यानी मशीन के सिद्धांतों के बारे में अपन बात करेंगे। और जो मशीन है वो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो मशीन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, किस प्रकार उनका अटैचमेंट होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों उस चैप्टर में बताया गया है। तो वह चैप्टर सिलेबस में ना होते हुए भी अपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट की शुरुआत उसी चैप्टर से की थी। हालांकि इस चैप्टर का नाम मैंने पहले चैप्टर नंबर 1 कर दिया था, लेकिन इस चैप्टर का नाम मैंने यूट्यूब पे थंबनेल वगैरह सब में चेंज कर दिया, और अपनी ऐप के अंदर भी इस चैप्टर का नाम मैंने कर दिया बेसिक चैप्टर। ठीक है, तो बेसिक चैप्टर मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दिया। वहाँ से अपन आगे की शुरुआत करेंगे, और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन यानी शक्ति पारेषण के बारे में। ठीक है, तो अपन आज की क्लास से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, और लास्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है कैम एंड फॉलोअर, उसको लास्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसके बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने जो बेसिक चैप्टर की क्लास ली थी उसमें भी लास्ट में बता दिया है, तो एक बार आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। लेकिन डिटेल से जो अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे वह 2nd, 3rd, 4th, 5th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, और अगला जो चैप्टर अपना हुआ है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है शक्ति पारेषण। शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट भी है, डेरिवेशन पार्ट भी है, और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। थ्योरी पार्ट को अपन इमेज के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। थ्योरी पार्ट का जो भी मैटर है वो आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आता जाएगा, उसे अपन समझते हुए चलेंगे। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पार्ट को अपन बोर्ड पे सोल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट पीडीएफ से अपन समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट को मैं बोल बोल के तो मैं लिखाऊँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें नेट का डेटा भी ज़्यादा खर्च होगा और टाइम भी ज़्यादा खराब होगा। थ्योरी अपनी स्क्रीन पे आएगी, उससे समझते हुए चलेंगे, जैसा कि अपन ने बेसिक चैप्टर में समझा था। और इस चैप्टर में जो डेरिवेशन आएंगे उन्हें बोर्ड पे अपन बहुत शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, और इस चैप्टर से जो भी संबंधित न्यूमेरिकल होंगे उन्हें भी अपन बहुत डीपली और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो अपना चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण, इसकी शुरुआत करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रस्तावना। क्या बोला जाता है? इंट्रोडक्शन बोले तो प्रस्तावना। प्रत्येक चैप्टर की जो शुरुआत की जाएगी वो इंट्रोडक्शन के साथ ही की जाएगी, जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में भी जो भी चैप्टर अपन पढ़े हैं उसकी शुरुआत किससे हुई? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में यानी इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या क्या है उसके बारे में स्टार्टिंग में अपन डिस्कस करेंगे, किसमें? इंट्रोडक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन बोले तो प्रस्तावना। ठीक है, इंट्रोडक्शन अपन इसमें क्या पढ़ने वाले, प्रस्तावना में किसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आएगी, उसके माध्यम से अपन इंट्रोडक्शन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपन आगे। ये स्क्रीन पर आपकी ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हालांकि थोड़ा सा ब्लैक पार्ट आ रहा है, ये ब्लैक पार्ट आपको अच्छे से नहीं दिखे तो मैं बोल भी रहा हूँ, हालांकि वो अच्छे से दिखेगा आपको। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो देखो, किसी भी कार्य को मशीनों द्वारा पूर्ण करने के लिए या विभिन्न प्रक्रमों में शक्ति के स्रोत की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य को यदि अपन मशीनों की सहायता से क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने में किसका यूज़ हो रहा है, मशीनों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मशीनों में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पावर के मशीनें स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी भी कार्य को यदि अपन मशीनों के द्वारा संपादित कर रहे हैं, ठीक है, अपन से कार्य नहीं हो रहा तो किसका यूज करेंगे, मशीन का यूज करेंगे। और मशीन क्या करती है, प्रत्येक कार्य को आसान बना देती है। लेकिन मशीनों के द्वारा अपन कार्य करेंगे तो मशीन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शक्ति स्रोत जो है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। पट्टा हुआ, चेन हुई, गियर हुई आदि के द्वारा शक्ति एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पारेषित की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पट्टा आपने देखा होगा, जो आटा की चक्की होती है उसमें पट्टे के द्वारा एक गिरनी दूसरी गिरनी को चलाती है। ठीक है, तो पट्टा हो गया। चेन चलती है, अगर चेन नहीं हो तो साइकिल आगे बढ़ सकती है क्या, चेन चलेगी तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। तो चेन के द्वारा भी किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, शक्ति का पारेषण किया जा रहा है, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा है। और गति का भी क्या किया जाता है, पारेषण किया जाता है, यानी गति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित किया जाता है। तो पट्टे के द्वारा, चेन के द्वारा, और गाड़ी में गियर जो होते हैं, गियर डालते गाड़ी आगे बढ़ती है, तो गियर के द्वारा, इन सभी के द्वारा शक्ति का एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पारेषण किया जाता है। ठीक है, जब अपन पेडल लगाएंगे तो चेन चलेगी, और चेन के चलने से पीछे वाला पहिया चलेगा और वह आगे वाले पहिए को अपने आप चलाएगा। तो जो पहिया चल रहा है, जो पहिया, पीछे वाला पहिया चलने से आगे वाला पहिया चलता है, यानी पीछे वाला पहिया नहीं चलेगा तो आगे वाला पहिया नहीं चलेगा, यानी जो पीछे वाला पहिया है वो आगे वाले पहियों को चलाता है। ठीक है, आगे वाले को पहिए को चलाता है, तो जो चला रहा है वो तो चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक। और जो चलता है वह चालित कहलाता है। ठीक है, तो चलाने वाला तो चालक कहलाएगा और चलने वाला चलित कहलाएगा। ठीक है, तो पेडल देते क्या होता है, गति का भी ट्रांसफर होता है पीछे के पहिए से आगे में के पहिए में, और जब गति का ट्रांसफर होगा तो उसे पावर मिले, यानी जो शक्ति है उस शक्ति का भी क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। और गति का ट्रांसमिशन और पावर का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, पट्टे के द्वारा, चेन के द्वारा और गियर के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, शक्ति पारेषण की मात्रा, पट्टे का वेग, पट्टा अथवा छोटे घिरनी के बीच का कोण, पट्टे में तनाव इत्यादि पर निर्भर करता है। कितना शक्ति पारेषण होगा, कितनी शक्ति ट्रांसफर होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि पट्टे का वेग क्या है, पट्टा किस वेग से चल रहा है। छोटे घिरनी और पट्टे के बीच का कोण कितना है, उस कोण पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो पट्टा होता है, किसी किसी पुलियाँ होती है, आटा चक्की आपने देखी, उसमें घिरनियाँ लगी होती है, उस घिरनियों पे क्या चढ़ा रहता है, पट्टा चढ़ा होता है। तो घिरनी और पट्टे के बीच में कितना कोण है, इस पर भी डिपेंड करेगा पावर का ट्रांसमिशन। ठीक है, शाफ्ट जिससे शक्ति पारेषित की जाती है उसे चालक शाफ्ट कहा जाता है, तथा जिस पर शक्ति पारेषित होती है उसे चलित शाफ्ट कहा जाता है। मैंने आपको बताया, जो चलाएगा वो चालक शाफ्ट कहलाएगा और जो चलेगा वो चलित शाफ्ट कहलाएगा। यानी शक्ति का जो पारेषण किया जाता है वो चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पे किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, शक्ति का पारेषण चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट में किया जाता है। ठीक है, जो चलेगा वो चालक शाफ्ट कहलाएगी और जिसको चलाएगी वो चलित शाफ्ट कहलाएगी। इसलिए पावर का ट्रांसमिशन, शक्ति का पारेषण
चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने बात करी, किसके बारे में बात करी, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। क्या बात करी, हमने बात करी कि किसी भी मशीन के द्वारा कार्य करने के लिए उसे पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो पावर होती है वह किसके कारण मिलती है, पट्टे के द्वारा मिलती है, चेन के द्वारा मिल सकती है, गियर के द्वारा मिल सकती है। कितनी शक्ति का पारेषण होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कितनी शक्ति का पारेषण होगा किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पट्टे और गिरने के बीच कोण कितना है, कितना एंगल वो बना रहे हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और पट्टे का वेग क्या है, किस वेग से पट्टा गति कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और पट्टे में तनाव, कि जो पट्टा खिंचाई में आ रहा है, अगर पुली पे पट्टा चढ़ा हुआ है तो खींचेगा भी सही और वह झुकेगा भी सही, यानी उसमें ढीला हुआ भी आएगा, खींचा हुआ भी आएगा। तो कितना तनाव वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जब भी ढीला हो या खींचा होता है तो वहाँ तनाव बल उत्पन्न होता है, ये अपन मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो उसके तनाव पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी शक्ति का पारेषण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है चालनों का वर्गीकरण। चालनों का वर्गीकरण, चालनों का वर्गीकरण इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फ्लो डायग्राम आया हुआ है। ठीक है, जो चालनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो चालन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चालक तथा चलित शाफ्ट के बीच की दूरी के आधार पर, कि जो चालक शाफ्ट है यानी जो चलाता है वो चालक शाफ्ट, जो चलता है वो चलित शाफ्ट, उन दोनों शाफ्टों के बीच दूरी कितनी है, उस दूरी के आधार पर भी इस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। शक्ति पारेषण के आधार पर कितनी पावर ट्रांसमिट की जा रही है, उस शक्ति पारेषण के आधार पर भी क्या किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जब मैं समझाऊं तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, और जब मैं पीडीएफ में से पढ़ने की बोलूँ, पीडीएफ में पढ़ता हूं तो आपका ध्यान पीडीएफ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद संयोजन के आधार पर कि किस प्रकार का कॉम्बिनेशन मशीन के कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उसके आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चालक तथा चलित शाफ्ट के बीच की दूरी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पट्टा तथा रस्सा चालन, ये नाम अपन को याद रखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन का फ्लो डायग्राम अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो है वो चेन चालन है, यानी चेन के द्वारा चालन, पहले में पट्टा तथा रस्सा के द्वारा चालन, और तीसरे में गियर चालन, यानी गियर के द्वारा चालन। तो ये सब क्या है, चालक और चलित शाफ्ट की दूरी के आधार पर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद शक्ति पारेषण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो घर्षण चालन और एक धनात्मक चालन। और संयोजन के आधार पर यानी कॉम्बिनेशन के आधार पर जो होता है वो होता है लचीला और दृढ़ चालन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, ड्राइव्स का, चालनों का। इसका फ्लो डायग्राम आपको याद रखना है कि चालन कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पर किसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। अगली क्लास जो हमारी सेकंड क्लास होगी इस चैप्टर की, उसमें हम डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है पट्टा चालन। कौन सा है, पट्टा चालन। पहला जो टॉपिक है वह है पट्टा चालन। पट्टा चालन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेल्ट ड्राइव। क्या है, बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के बारे में अपन बात करेंगे। बेल्ट ड्राइव जो चक्की चलती है, चक्के में पट्टा लगा होता है, और पट्टा किस पे लगता है, पोलियो पे लगता है, गिरनियों पे लगता है। ठीक है, तो चक्की जो चलती है उसमें यही इसी प्रकार का चालन यूज किया जाता है, पट्टा चालन। अब इसे अपन समझते हैं। देखो, जब 2 शाफ्टों के बीच की दूरी अधिक हो तो पट्टा चालन द्वारा गति व शक्ति पारिषित की जाती है। जब 2 शाफ्टों के बीच दूरी अधिक हो, आपने देखा हो आटा चक्की के बीच में दोनों पुलियों के बीच दूरी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो जब 2 शाफ्टों के बीच क्या हो,
दूरी अधिक हो तो अपन इस पट्टा चालन विधि का दोहरा यूज किया जा सकता है। किसके लिए? गति व शक्ति पारेषण के लिए, यानी गति ट्रांसफर करने के लिए और पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? पट्टा चालन का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। पट्टा चालन चालक घिरनी व चलित घिरनी पर लिपटे सिरे विहीन पट्टे द्वारा बनी होती है। ठीक है, ये जो विधि इसमें पट्टा यूज किया जाता है सिरे विहीन, यानी इसमें कोई सिरा नहीं होता, उसको राउंड कर दिया जाता है और पुलियों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। घिरनियों में पट्टे के बीच घर्षण होता है। आपको पता है जब पट्टा घिरने पे घूमेगा, चलेगा घिरनी की सहायता से, तो वहाँ पे जब भी कोई भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आती है तो वहाँ घर्षण लगता है। ये अपन मैकेनिक्स में पढ़ चुके। तो पट्टा किसके संपर्क में आता है? पुली के संपर्क में, घिरनी के संपर्क में, शाफ्ट के संपर्क में आता है। ठीक है, पुली के संपर्क में आता है तो वहाँ पे क्या होगा? घर्षण होता है। तथा एक फिसलन एक सामान्य क्रिया है और घर्षण ज़्यादा होगा तो पट्टा वहाँ पे फिसल भी सकता है। सॉरी, घर्षण कम होगा तो पट्टा वहाँ पे फिसल सकता है, क्योंकि घर्षण बल इतने अच्छे से नहीं लग रहा तो पट्टा वहाँ पे स्लिप भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस चालन के द्वारा शक्ति पारेषण धनात्मक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अगर पट्टा फिसल जाएगा तो हमें प्रॉपर पावर मिल सकती है कि वहाँ से नहीं मिल सकती। इसलिए अपन कह सकते हैं इस विधि में जो पावर हमें मिलती है, शक्ति का जो पारेषण होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि कभी कभार पट्टा फिसल भी जाता है। ठीक है, जहाँ निश्चित वेग अनुपात महत्वपूर्ण हो वहाँ पट्टा चालन प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ वेग अनुपात निश्चित हो, यानी फिसलने की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तो वहाँ पट्टा यूज नहीं किया जाता, फिर वहाँ चेन या गियर यूज किए जाते। आपने देखा होगा अगर बाइक में या बाइसिकल में अगर इनमें पट्टा चालन यूज कर लें चेन की जगह तो फिसल सकता है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और इंसान की हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए वहाँ कौन सा यूज किया जाता है? चेन ड्राइव यूज किया जाता है। ठीक है, चेन चालन यूज किया जाता है, क्योंकि पट्टे चालन में क्या होती है? फिसलने की संभावना रहती है और इसके द्वारा धनात्मक चालन भी नहीं मिलता। इसलिए जहाँ निश्चित वेग अनुपात हो, यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। निश्चित वेग अनुपात का मतलब वेलोसिटी का जो रेशियो, वेग का जो अनुपात है कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। और यहाँ तो स्लिप होती है तो वेग अनुपात कॉन्स्टेंट रह सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित वेग अनुपात में इस विधि का अपन प्रयोग नहीं कर सकते। पट्टे जो होते हैं वह रबड़ के, कॉटन के, चमड़े के, इस्पात के, इनके बनाए जा सकते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि पट्टे किस किस के बनाए जा सकते हैं। पट्टा चालन जो है वह सरल एवं कम खर्चीला होता है। ये सिंपल भी होता है और इसमें खर्चा भी क्या आता है? कम आता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। जो पट्टा चालन विधि है बेल्ट ड्राइव मेथड है दोस्तों, इसकी जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है वो हाई होती है, उच्च होती है। ये लगभग 90 से 98% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 90 से 98%। 100% क्यों नहीं है? 100% इसलिए लिए हैं क्योंकि कभी कभार पट्टा फिसल भी सकता है, इसलिए इसकी दक्षता है होती है। और कितनी होती है? 90 से 98%। ठीक है, पट्टा चालन का चुनाव निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि पट्टा चालन का चुनाव हमने क्यों किया, इस विधि का चुनाव हम क्यों कर रहे हैं, ये किन किन बिंदुओं पर निर्भर कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वह है चालक एवं चलित शाफ्टों का वेग। चालक शाफ्ट का वेग क्या है, चलित शाफ्ट का वेग क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है। सेकंड, चाल घटाओ अनुपात। चाल घटाओ अनुपात क्या होता है, इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे या हो सकता है इसके बाद वाले में पढ़े। चाल घटाओ अनुपात यानी चाल जो है, स्पीड है, वो किस प्रकार से घट रही है, पहले क्या थी बाद में क्या थी, इनका जो अनुपात होता है या स्पीड के रेशियो का जो अनुपात होता है, स्पीड का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? चाल घटाओ अनुपात। तो इन दो पॉइंटों पे ये डिपेंड करती है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है अपना वह है पट्टा चालन के प्रकार। अगला टॉपिक क्या अपना? पट्टा चालन के प्रकार। ये इस वाली पीडीएफ में थोड़ी सी ब्लैक आ रहा है बीच बीच में, आगे से ऐसा नहीं होगा, हालांकि सब कुछ अपन को अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों अभी जो आपकी एनके सोल्ड पे एनके की पब्लिकेशन की जो बुक आई है, राजस्थान वालों से मैं कहना चाहता हूँ आपकी जो एनके पब्लिकेशन की बुक आई है, ठीक है, वो बहुत बेकार बुक है इस सब्जेक्ट की, टॉम की थ्योरी ऑफ मशीन की, तो आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो पीडीएफ मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये पीडीएफ
आपको नोट्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकला सकते हो। तो उस पीडीएफ से आप पढ़ें और उससे अच्छी से तैयारी करें। मेरे पास जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। मटेरियल इसमें बहुत शानदार मटेरियल है और बहुत साफ़ सुथरा है, कंसेप्ट एकदम से बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको इसी बुक से पढ़ना है। एनके पब्लिकेशन की बुक बहुत बेकार बुक है, ठीक है, उससे अपन को नहीं पढ़ना। अब आगे देखो, अगला जो टॉपिक अपना हुआ है पट्टा चालन के प्रकार। पट्टा चालन के प्रकार। पट्टा चालन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं पट्टा चालन के, उसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। पहला जो पट्टा चालन है वह है हल्का पट्टा चालन। पहला कौन सा है? हल्का पट्टा चालन। हल्का पट्टा चालन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लाइट बेल्ट ड्राइव। ये कम शक्ति पारेषित करने के काम आता है। जो हल्का पट्टा चालन है ये कम शक्ति पारेषण करने के काम आता है, यानी इसके द्वारा जो पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है वो कम किया जाता है। ठीक है, जहाँ पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। जहाँ पर पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तक होता हो, कहाँ तक? 10 मीटर प्रति सेकंड तक। जहाँ पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तक होता हो वहीं अपन इस प्रकार के पट्टे का यूज कर सकते हैं, हल्के पट्टे चालन का। यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो अपन को ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे हल्का पट्टा चालन का यूज किया जाता है। सेकंड अपन बात करें, सेकंड जो टाइप है इसकी वह है मध्य पट्टा चालन। मध्य पट्टा चालन। तो यह भी कम शक्ति पारेषण के लिए काम लिया जाता है। जो मध्य पट्टा चालन है दोस्तों, यह भी कम शक्ति पारेषण के लिए काम लिया जाता है और इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वेग जो है, पट्टे का वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से 22 मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो जहाँ पट्टे का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 22 मीटर प्रति सेकंड हो वहाँ पर अपन इस प्रकार के पट्टे का यूज करेंगे। और यह पट्टा भी कम शक्ति का पारेषण, यानी जहाँ पर कम पावर का ट्रांसमिशन करना हो वहीं अपन इस पट्टे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो विधि है दोस्तों वह है हैवी पट्टा चालन। हैवी यानी हल्का तो हो गया, मध्य हो गया, भारी। हैवी यानी भारी पट्टा चालन। भारी पट्टा चालन, नाम से पता चल रहा है ये दोनों कम शक्ति पारेषण के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो भारी पट्टा चालन है ये अधिक शक्ति ट्रांसमिशन के लिए, अत्यधिक शक्ति पारेषित के लिए यूज किया जाता है। और जहाँ पट्टे का वेग 22 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो, जहाँ पट्टे का वेग 22 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हो वहाँ पे अपन भारी पट्टा चालन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो जनरेटर होता है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, और जो कंप्रेसर होता है जिससे हवा भी भरी जाती है। कंप्रेसर को हिंदी में संपीड़क कहा जाता है, जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहा जाता है। तो कंप्रेसर और जनरेटर में भी किसका यूज किया जाता है? भारी पट्टे चालन का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको आइडिया होगा इनका वेग लगभग कितने से ज़्यादा होता है? 22 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों अपन ने बात करी पट्टा चालन के प्रकार के बारे में कि किस किस प्रकार के पट्टे चालन अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा वह है पट्टों के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पट्टों के प्रकार। ये तो पट्टा चालन के प्रकार थे। ठीक है, अब कौन कौन से पट्टे की बात की जाती है? पट्टा चालन में तो क्या आया? पट्टा चालन उसे कहते हैं जब पट्टा पुले के साथ संपर्क में रहेगा। जब पट्टा पुले के साथ संपर्क में रहेगा तो उसे पट्टा चालन कहा जाएगा। और लेकिन जब पट्टा पुले के संपर्क में नहीं रहेगा, शाफ्ट के संपर्क में नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसे अपन केवल पट्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? पट्टा। और वो पुले के संपर्क में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? पट्टा चालन। तो अभी हमने बात की थी पट्टा चालन के बारे में।
अब हम बात करेंगे पट्टों के प्रकार के बारे में, ठीक है। पट्टों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट, कौन कौन से प्रकार के पट्टे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब पट्टों की अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार के पट्टे यूज किए जाते हैं। बहुत सौ के बचपन में कुटाई होती है पट्टों से, तो वो भी पट्टे होते हैं, ठीक है। बहुत से पावर ट्रांसमिशन के लिए, मोशन ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के पट्टे होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पट्टा चालन में निम्न काट के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। पट्टा चालन यानी जब पोली के संपर्क में आएगा तो पट्टा चालन, तो वहाँ पे कौन कौन से प्रकार के पट्टे यूज किए जाएंगे। पहला चपटा पट्टा, पहला कौन सा है, चपटा पट्टा, जिसे इंग्लिश में फ्लैट बेल्ट कहा जाएगा, फ्लैट बेल्ट। नाम से पता चल रहा है ऐसा पट्टा जो चपटा आकार का हो क्या कहलाएगा, चपटा पट्टा। समझते हैं इसे, वन बाय वन सबको समझेंगे अपन। पहले मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो चपटा पट्टा होता है, एक वी पट्टा होता है, वी पट्टा। वी पट्टा बोले तो वी आकार का यानी वी शेप का जो पट्टा होता है उसे वी पट्टा बोला जाता है। और थर्ड जो पट्टा होता है दोस्तों वो होता है गोल पट्टा, गोल पट्टा, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर बेल्ट बोला जाता है, सर्कुलर बेल्ट। तो कितने प्रकार के पट्टे हुए, एक तो चपटा पट्टा, एक वी पट्टा और एक गोल पट्टा। अब सबसे पहले जो दोस्तों हम बात करेंगे वो बात करेंगे चपटा पट्टा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चपटा पट्टा के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है चपटा पट्टा, डायग्राम भी आपको नज़र आ रहा होगा। जो डायग्राम में पट्टा आपको नज़र आ रहा है वो चपटा पट्टा भी नज़र आ रहा है और वी टाइप का पट्टा भी आपको नज़र आ रहा है। इसे अपन समझते हैं। चपटा पट्टा वर्कशॉपों तथा कारखानों में प्रयोग में किया जाता है। जो वर्कशॉप होती है, जैसे कॉलेज में भी वर्कशॉप होती है, जैसे बड़े बड़े कारखाने भी होती है, वर्कशॉप भी होती है, वहाँ पे चपटा पट्टा यूज किया जाता है। जहाँ दो घिरनियों के बीच दूरी 10 मीटर से अधिक न हो वहाँ पे ये पट्टा यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो दो घिरनी आपकी स्क्रीन पर आई हुई है, एक घिरनी छोटी है, एक घिरनी बड़ी है, उस पर क्या लग रहा है, पट्टा लगा हुआ है। तो जहाँ घिरनियों के बीच दूरी 10 मीटर से कम हो, यानी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जहाँ घिरनियों के बीच दूरी 10 मीटर से कम हो वहाँ पे अपन चपटा पट्टा चालन यूज कर सकते हैं, यानी चपटा पट्टा वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनका जो सेक्शन होता है, इनकी जो काट होती है वो आयताकार होती है, यानी जो चपटे पट्टे होते हैं वो आयताकार शेप के होते हैं। किसके होते हैं, आयताकार के। और कहाँ यूज किए जाते हैं, जहाँ घिरनियों के बीच की दूरी 10 मीटर से कम हो। ये डेटा अपन को याद होना चाहिए, 10 मीटर से कम हो। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके यहाँ भी, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनकी काट आयताकार होती है। ये चमड़े के, रबड़ के, कैनवास के आदि के बनाए जा सकते हैं। इनके बने होते हैं कैनवास के, रबड़ के, चमड़े के। कैनवास क्या होता है, जो अपन शर्ट सिलाने जाते हैं तो एक कॉलर में टाइट होता है, एक कॉलर टाइट होता है, तो इस कॉलर के वो जो कपड़ा यूज, जो मटेरियल यूज करता है उसे बोला जाता है कैनवास, ठीक है। तो जो पट्टे होते हैं वो कैनवास के भी बने होते हैं, चमड़े रबड़ के अलावा। गिरनी एवं पट्टे के बीच घर्षण गुणांक 0.2 से 0.4 तक रहता है। गिरनी और पट्टे के बीच जो घर्षण गुणांक होता है दोस्तों चपटे पट्टों में वो 0.2 से 0.4 के मध्य होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है, ये घर्षण गुणांक म्यू होता है, और इस घर्षण गुणांक म्यू के बारे में जो कि 10 के बराबर होता है, इसके बारे में अपन मैकेनिक्स में बात कर चुके हैं। तो चपटे पट्टे में घर्षण गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.2 से 0.4 तक। दोस्तों ये जो डेटा है ये अपन को याद होना जरूरी है। तो मेरा आपसे कहना है कि जो मार्केट से एक हाईलाइट पेन आता है येलो कलर का, उस पेन को आप जरूर खरीद के लाए और जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसका प्रिंट आउट से नोट्स निकला ले, या खुद की राइटिंग में आप नोट्स बना सकते हो। तो वहाँ पे पढ़ते वक्त ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको उस पेन से ज़रूर हाईलाइट करें। मेरा तो कहना ही है प्रिंट आउट से पढ़ने की बजाय खुद की हैंड राइटिंग में आप नोट्स ज़रूर बनाएं टाइम निकाल के, उससे चीज़ें ज़्यादा याद होती है, ठीक है। आगे देखो, तथा पट्टे 17.5 से 84 न्यूटन प्रति mm² तक तनाव सामर्थ्य पदार्थ के उपलब्ध होते हैं। यानी जो पट्टे होते हैं ये अधिकतम इतना बल सहन कर सकते हैं
क्योंकि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, प्रति एमएम स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का मात्रक है, कितने क्षेत्रफल में कितना बल सहन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कितने क्षेत्रफल में ये कितना बल सहन कर सकते हैं। तो जो पट्टे हैं ये 17.5 से 84 न्यूटन तक का बल सहन कर सकते हैं। इन्हें चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे हो किस प्रकार के चपटे पट्टे और वी पट्टे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वी पट्टे की। वी पट्टा वर्कशॉप तथा कारखानों में भी यूज किया जाता है। जहां अधिक मात्रा में शक्ति पारेषण करनी होती है वहां पे ही यूज किया जाता है। जहां ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन करना हो, जहाँ ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, वहां पर इस प्रकार के पट्टे यूज किए जाते हैं। इनकी जो काट होती है वह चतुर्भुज आकार की होती है। जो वी आकार के पट्टे होते हैं दोस्तों, वी आकार के पट्टों की जो आकृति होती है, जो शेप होता है, वह चतुर्भुज आकार का होता है। चतुर्भुज क्या होता है आप जानते ही हो। इस पट्टे के लिए गिरने की सतह पर जो वी पट्टा होता है, जो घिरनी होती है, जो पुली होती है, उसकी सतह पर क्या होता है बच्चों, वी आकार का खांचा बना होता है और उस वी आकार के खांचे में पट्टा फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वी आकार का जो पट्टा होता है, इसमें क्या होता है, जो पुली, जिस पुली पर यह पट्टा चढ़ाया जाता है, उस पुली पर वी आकार का खांचा बना होता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। जिसका कोण 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। जो वी आकार का खांचा बना होता है, जब ऐसे वी आकार का खांचा बनेगा पुली पे, तो ये कोण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। और इस कोण का जो मान होता है बच्चों, वो होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बहुत सी बार कि वी आकार के पट्टे में जो खांचे में जो कोण होता है, वी शेप में जो कोण होता है, वो कितना होता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, इन पट्टों को चमड़े, सूती डोरे व रबड़ को मिलाकर बनाए जाते हैं। सूती के जो कपड़े होते हैं, चमड़े के होते हैं, रबड़ के होते हैं, इन तीनों को मिक्स करके उस मटेरियल से ये पट्टे बनाए जाते हैं। ये अधिक शक्ति पारेषण के लिए काम में आते हैं। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो वी आकार के पट्टे होते हैं ये अधिक शक्ति पारेषण के लिए क्या आते हैं, यूज आते हैं। अधिक शक्ति पारेषण के लिए, यानी वी आकार के जो पट्टे होते हैं, इनसे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की जाती है। क्या किया जाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इन पट्टों में उच्च वेग अनुपात पाया जा सकता है। यानी इन पट्टों में जो वेग अनुपात होता है, यानी वेग का अनुपात, वेग किसका आएगा, यहाँ पे घूमेगा कौन, पुली घूमेगी, गिरने घूमेगी, तो छोटे गिरने भी घूमेगी और बड़ी गिरने भी घूमेगी, तो ये घूमेगी तो इनका कुछ ना कुछ वेग रहेगा। ठीक है, तो उन वेग का जो अनुपात होता है वह वेग अनुपात कहलाता है। तो वी आकार के पट्टे में, जो वी आकार के पट्टे होते हैं, इन वी आकार के पट्टों में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो यानी अधिकतम वेग अनुपात होता है, और ये लगभग 10 तक होता है। कहाँ तक होता है, वेग अनुपात का मान अधिकतम वी पट्टे में होता है, और कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। पट्टे की जो गति प्रयास है वह 1000 से 7000 फीट प्रति मिनट तक हो सकती है। यानी 1 मिनट में इतने फीट तक ये पट्टा घूम सकता है। शक्ति गति प्रयास का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितना घूम सकता है, कितना गति कर सकता है। तो 1 मिनट में जो पट्टा होता है वी शेप का, वह 1000 से 7000 फीट, 1000 से 7000 फीट तक क्या कर सकता है बच्चों, ये गति कर सकता है। तो चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि ये चित्र अपन ने देखा था, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें वी पट्टा भी है और चपटा पट्टा भी है। इसके बाद पट्टा गोलाकार भी हो सकता है। उस गोलाकार पट्टे के बारे में अपन बात करेंगे। तो आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, वह है गोलाकार पट्टा। अगला पट्टा कौन सा बच्चों बना, अगला पट्टा है नंबर 3, गोलाकार पट्टा। और गोलाकार पट्टा बोले तो सर्कुलर बेल्ट। तो गोलाकार पट्टा वर्कशॉप तथा कारखानों में जब दो गिरनियों के बीच दूरी 5 मीटर से अधिक हो तब प्रयुक्त किया जाता है। तो जब पुलियों के मध्य यानी गिरनियों के बीच दूरी जो बच्चों हो
वो 5 मीटर से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? 5 मीटर से ज़्यादा हो दोनों पुलियों के बीच दूरी, तब अपन कौन सा पट्टा यूज करेंगे? गोलाकार पट्टा यूज करेंगे। कौन सा? गोलाकार। ठीक है। इनकी काट वृत्ताकार होती है, नाम से पता चल रहा है इनका जो सेक्शन होगा, इनका जो शेप होगा वो वृत्ताकार होगा। इस पट्टे के लिए घिरनी की सतह पर वी आकार का खांचा होता है, यानी इस पट्टे के लिए जो घिरनी की सतह पर खांचा तो किस कैसा बनाया जाएगा? वी आकार का ही बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो वी शेप का जो कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री फिक्स है। अगर ये 45 डिग्री नहीं हुआ वी शेप के बीच का कोण, तो फिर वहाँ पे गोलाकार पट्टा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो खांचा तो पुली पर वी शेप का ही बना रहेगा, किसमें? गोलाकार पट्टे में। लेकिन वहाँ पे जो एक कोण बनेगा वी शेप वाला, वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इस पट्टे के द्वारा 2000 हॉर्स पावर तक की शक्ति पारित की जा सकती है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गोलाकार पट्टा है उस गोलाकार पट्टे के द्वारा 2000 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति। ठीक है। तो 2000 HP हॉर्स पावर तक की शक्ति पारित की जा सकती है। किसके द्वारा? गोलाकार पट्टे के द्वारा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यह पट्टे मनील, हेम्पर, कॉटन या जूटा, इन पदार्थों के नाम हैं, ये अपन को याद रखने पड़ेंगे। मनील, हेम्पर, कॉटन तथा जूटा या इस्पात, इनके तारों को बटकर मतलब होता है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसा करके फिर इन पट्टे को बनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने पट्टों के बारे में बात करी कि पट्टे कौन कौन से होते हैं। एक तो चपटा पट्टा होता है जिसका शेप आयताकार होता है, एक वी आकार का पट्टा होता है और एक गोलाकार पट्टा होता है। अब हम बात करेंगे जो चपटे पट्टे होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है चपटा पट्टा के प्रकार। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है चपटा पट्टा के प्रकार। अब हमने बात करी अभी चपटे पट्टों के बारे में, अब चपटे पट्टे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उन चपटे पट्टों के बारे में कौन कौन से प्रकार के वो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहला जो चपटा पट्टा है वह है खुला पट्टा चालन। कौन सा है बच्चों? खुला पट्टा चालन। चपटा पट्टा के प्रकार, चपटा पट्टा चालन के प्रकार है देखा जाए तो एक्चुअली ये। ठीक है। जो चपटा पट्टा चालन है उसके प्रकार में जो पहला प्रकार है वह है खुला पट्टा चालन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव। क्या बोला जाएगा? ओपन बेल्ट ड्राइव। ड्राइव आ गया यानी पुली आएगी, तभी अपन इसे चालन बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इसके टॉपिक का नाम देखा जाए तो चपटा पट्टा चालन के प्रकार आएगा। यहाँ इस बुक में हल्की सी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लेना। चपटा पट्टा चालन के प्रकार। तो चपटा पट्टा चालन का जो पहला प्रकार है वह है खुला पट्टा चालन यानी ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है। तो खुला पट्टा चालन देखो, जब चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट आपस में क्या हो? समांतर हो। जैसे डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऊपर वाला दो डायग्राम है यहाँ पे, जिसमें ऊपर वाला डायग्राम आप देख पा रहे हो, एक चालक शाफ्ट है और एक चलित शाफ्ट है। एक चालक शाफ्ट और एक चलित शाफ्ट दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रही है, यानी दोनों में तीर का निशान ऐसे, एक में से और एक में से। यानी जो ये पुली घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी इन दोनों एक ही दिशा में घूम रही है। तो जब चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट दोनों एक ही दिशा में घूमे, या तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे घड़ी की दिशा में घूमे, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, और दोनों शाफ्टें यहाँ एक दूसरे के समांतर रहेगी। ठीक है। चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट दोनों क्या रहेगी? एक दूसरे के समांतर और एक ही दिशा में घूमेगी, तो इसे खुला पट्टा चालन कहा जाएगा। ठीक है। एक पट्टा ऊपर लगा हुआ है, एक पट्टे का भाग नीचे, ऊपर वाला भाग ढीला भाग है और नीचे वाला भाग खींचा हुआ भाग है। यानी जब पट्टा एक पुली से दूसरी पुली पे जाएगा तो एक भाग तो उसका खींचेगा और एक भाग जो वापस दूसरी पुली पे जाएगा वह खींचेगा, वह ढीला होएगा। तो नीचे वाला
तो देखो नीचे वाला तो कौन सा है, नीचे वाला भाग तो खींचा हुआ भाग है और ऊपर वाला भाग कौन सा है, ढीला भाग है। ठीक है, क्योंकि जब पट्टा एक पुली से दूसरी पुली पर जाएगा तो एक तरफ तो खींचेगा और एक तरफ ढीला होगा। ठीक है, तो जब चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट दोनों एक दूसरे के समांतर हो और दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रही हो, तो यहाँ पे जो पट्टा चालन यूज किया जाएगा उस पट्टा चालन का नाम रहेगा खुला पट्टा चालन। क्या नाम रहेगा उसका, खुला पट्टा चालन। तो देखो, जब चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट दोनों आपस में समांतर हो तथा दोनों को एक ही दिशा में घुमाने की आवश्यकता हो, यानी दोनों घिरनियाँ, चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट दोनों पुलियाँ एक ही डायरेक्शन में घूमें, तब खुला पट्टा चालन की विधि प्रयोग में ली जाती है। इसमें घिरनियों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वह 14 से 16 मीटर होती है। इनके पुलियों के बीच की जो दूरी होती है इस पट्टा चालन में ये 14 मीटर से 16 मीटर के बीच में होती है। चालक घिरनी पट्टे के जिस भाग को खींचती है वो खींचा हुआ भाग कहलाता है। चालक घिरनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ जो जिस पुली की बात की जाएगी सबसे ज़्यादा वो चालक पुली रहेगी। तो चालक पुली जो है, चालक घिरनी जो है, चालक शाफ्ट जो है, तो पट्टे के जिस भाग को खींचेगी वो टाइट भाग कहलाएगा, खींचा हुआ भाग कहलाएगा। और जिस पट्टे के जिस भाग को छोड़ेगी, ऊपर वाले भाग को छोड़ रही है और नीचे वाले भाग को खींच रही है, तो ऊपर वाला भाग तो ढीला भाग कहलाएगा और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, खींचा हुआ भाग कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में टाइट साइड बोला जाता है खींचे हुए भाग को, और अन्य जो भाग ढीला भाग है उसे स्लेक साइड या लूज साइड बोला जाता है। इस विधि के द्वारा अधिक दूरी पर कम शक्ति पारित की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रकार के मेथड के द्वारा क्या करेंगे अपन, अधिक दूरी पर यानी ज़्यादा दूरी तक पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है, लेकिन पावर का ट्रांसमिशन कम ही किया जा सकता है। ज़्यादा दूरी तक तो किया जा सकता है लेकिन कम ही किया जा सकता है, लिखा हुआ है इसमें। इस विधि के द्वारा अधिक दूरी पर कम शक्ति का पारेषण किया जा सकता है, यानी अधिक दूरी पर कम शक्ति पारेषण, कम शक्ति पारेषण। ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जो भी मैंने बोला ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जब चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट आपस में समांतर हो तथा दोनों घिरनियों को एक ही दिशा में घुमाने की आवश्यकता हो, तब खुला पट्टा चालन की विधि प्रयोग में ली जाती है। इसमें घिरनियों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, 14 से 16 मीटर होती है। चालक घिरनी पट्टे के जिस भाग को खींचती है वो खींचा हुआ भाग कहलाता है, यानी टाइट स्लेक साइड कहलाता है, जबकि पट्टे का अन्य जो भाग जो ढीला होता है वो स्लेक या लूज साइड कहलाता है। इस विधि द्वारा अधिक दूरी पर कम शक्ति पारेषण की जा सकती है। अपन ने बात कर ली इसकी। अब बात करेंगे अपन तिरछा पट्टा चालन। ठीक है, तिरछा पट्टा चालन, देखो जो पट्टा है वो क्रॉस में लपेटा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे, ऐसे लपेटा हुआ है घिरनियों के बीच में क्रॉस बनाते हुए। तो जब भी ऐसे पट्टों को घिरनियों पर तिरछा क्रॉस करके लपेटा जाता है तो उसे अपन तिरछा पट्टा चालन कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में पट्टा दो समांतर शाफ्टों पर लगी घिरनियों पर, शाफ्ट है तो दोनों क्या रहेगी, एक दूसरे के समांतर रहेगी। शाफ्ट ऐसे होती है, इस शाफ्ट पे ये पहिया लगा हुआ है, पुली लगी हुई है, तो ये भी शाफ्ट ऐसे है और ये भी शाफ्ट ऐसे हैं, तो ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो दो समांतर शाफ्टों पे यदि जो पट्टा है वो घिरनियों पर ऐसे क्रॉस बनाते हुए, एक्स बनाते हुए लिपटा हुआ है, तो इसको तिरछा पट्टा चालन कहा जाता है। तथा जब चलित शाफ्ट को चालक शाफ्ट की विपरीत दिशा में घुमाने की आवश्यकता हो तब तिरछा पट्टा चालन विधि प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, इसके पहले वाले केस में दोनों घिरनियाँ एक ही दिशा में घूम रही थी, यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन इस वाले केस में एक घिरनी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो दूसरी घिरनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, यानी एक घिरनी घड़ी की दिशा में घूमेगी तो दूसरी घिरनी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगी। तो उस विधि में जो पट्टा चालन विधि यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी सेकंड टाइप की तिरछा पट्टा चालन, तिरछा पट्टा चालन विधि, तिरछा पट्टा चालन विधि। ठीक है, तो दो प्रकार के दोस्तों ये
पट्टा चालन होते हैं, एक तो ओपन बेल्टेड ड्राइव और एक क्रॉस बेल्टेड ड्राइव, यानी एक तो खुला पट्टा चालन और एक तिरछा पट्टा चालन। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है वेग अनुपात। क्या है बच्चों अगला टॉपिक? वेग अनुपात। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वेग अनुपात। और वेग अनुपात बोले तो वेलोसिटी रेशियो। वेग अनुपात क्या होता है, किसे वेग अनुपात कहा जाता है, वेलोसिटी रेशियो कैसे डिफाइन किया जाता है, इस वेलोसिटी रेशियो के बारे में अपन डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में ज़रूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।